नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। आप सभी को पता होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि PM मोदी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से हथौड़ा रिसीव कर रहे हैं। ये G20 का सिंबल होता है जो हमेशा होस्ट कंट्री के पास होता है। 2022 का G20 समिट इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, जिसकी ये बड़ी फेमस पिक्चर है जिसमें जो बाइडेन PM मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि करंट टाइम में भारत का ग्लोबल स्टेचर क्या है। खैर, इस वर्ष यानी 2023 में G20 को होस्ट भारत कर रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड पोर्टल बना रखा है। ये G20 समिट का एक प्रॉपर लोगो है, जिसको लेकर रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हो गई थी क्योंकि इसमें कमल का फूल लगा हुआ है। लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि कमल भारत का नेशनल फ्लावर भी है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 समिट 2023 का ये स्लोगन है जो एक संस्कृत का सूत्र है। G20 समिट को प्रॉपरली होस्ट किया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने 920 करोड़ रुपए खर्च करके प्रगति मैदान और इसके सराउंडिंग एरिया को रिवैम्प किया है, क्योंकि इस समिट को अटेंड करने के लिए दुनिया के टॉप 20 लीडर्स भारत को एक साथ विजिट करेंगे। ऐसे में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की बहुत ज़रूरत होगी। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि करंट समय में G20 क्या सच में इतना रिलेवेंट है जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाए। G20 की रिलेवेंसी जानने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। G20 और ग्रुप ऑफ 20 में 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आते हैं। G20 कंट्रीज अकेले दुनिया का 60% लैंड होल्ड करती हैं, जिस पर दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। G20 countries accounts for around 85% of global GDP and 75% of international trade। 1999 में G20 को फॉर्म किया गया था, जिसका मेन काम था दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस करना। 2008 के वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसके समिट्स हर वर्ष होने लगे, जिसमें सभी देशों के हेड पार्टिसिपेट करते हैं। इस ग्रुप ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको बनाने का प्रमुख कारण था 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और 1998 का रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जॉर्ज सोरोज के कारण शुरू हुआ था, जिसने करेंसी मैनिपुलेशन करके बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए थे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही जॉर्ज सोरोज है जिसने हाल ही में भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप को तोड़ने की बात की थी। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इसे देख सकते हैं। G20 बेसिकली एलीट देशों का एक ग्रुप है जिसे G7 के एक्सपेंशन के रूप में बनाया गया है। G7 को एलीट ऑफ एलीट कंट्रीज का ग्रुप भी कहा जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK और USA आते हैं। G20 की मीटिंग 2 पैरेलल ट्रैक्स पर होती है, पहली फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरी शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में सभी मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स भाग लेते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक में मेंबर कंट्रीज के शेरपाज पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ शेरपा का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट्स से, जैसे कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स। अभी पिछले दिनों हुई G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में हुई थी। इसकी फाइनल मीटिंग आने वाले 9 से 10 सितंबर को होगी, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। These Sherpas of G20 are responsible to oversee negotiations over the course of year, discussing agenda for the summit। इस बार की ये फाइनल मीटिंग दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी। इन हाई प्रोफाइल मीटिंग के साइड लाइन में G20 के मेंबर कंट्रीज की सिविल सोसाइटीज, पार्लियामेंटेरियंस, विमेन, यूथ, बिजनेसमैन और रिसर्चर्स की भी मीटिंग होती है। इन्हीं में से मई 2023 में यूथ 20 की होने वाली मीटिंग जम्मू और कश्मीर के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में होगी, जो कि पिछले 70 साल में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में हो रहा होगा, वो भी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। G20 की इस वर्ष की प्रेसिडेंसी भारत के पास है।
पिछले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया G20 का प्रेसिडेंट था और आने वाले वर्ष 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास होगी। इसी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट को ट्रॉयका कहा जाता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किस वर्ष कौन सा देश प्रेसिडेंट होगा। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देशों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़कर ग्रुप 3, 4 और 5 एक ही रीजन से आते हैं। जिस ग्रुप का टर्न आता है उस ग्रुप के कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करके ये डिसाइड करते हैं कि उस ग्रुप में से कौन प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंसी की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ट्रॉयका का यूज किया जाता है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होस्ट कंट्रीज का एक ट्राइलेटरल ग्रुप होता है। यही ट्रॉयका ही प्रेसिडेंसी की रेगुलेटरी को बना के रखता है। ये पहली बार है जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अब अगर हम इसके रिलेवेंसी की बात करें तो जब 1999 में ये बना था उस समय G20 जैसे ग्रुप की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो समय ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग पीरियड था। ऐसे में सभी मेजर इकोनॉमीज़ को एक कॉमन अम्ब्रेला के अंडर काम करना बहुत ज़रूरी था, जिससे इकोनॉमीज़ को आपस में बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। लेकिन करंट वर्ल्ड ऑर्डर में G20 की बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं बची है, क्योंकि इस समय आप देख पाएंगे कि पूरी दुनिया लगभग 2 ग्रुप्स में बटी हुई है। एक तरफ वेस्टर्न पावर्स है तो दूसरी तरफ चाइना, रसिया लेड इकोनॉमीज हैं। ऊपर से कोविड-19 ने ग्लोबलाइजेशन पर ऐसे ही सवाल खड़े कर दिया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि G20 में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन किसी भी समिट में कभी भी कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन निकल के नहीं आ पाता है। Reason is pretty much obvious, and that is lack of coordination between the member countries of G20. G20 की पूरी मीटिंग बस एक तमाशा बन के रह जाती है, क्योंकि ना तो दुनिया में इस समय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और ना ही कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में कोई विजिबल काम हो रहा है। भारत को छोड़कर वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज का बुरा हाल है, जैसे USA, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया की इकोनॉमी बस चल रही है। रसिया तो हो सकता है बैंकरप्ट भी हो जाए। वहीं वर्ल्ड की फैक्ट्री कहे जाने वाले चाइना ने 2023 के लिए अपना GDP ग्रोथ रेट का टारगेट सिर्फ 5% रखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ चाइना विथ रिस्पेक्ट टू कोविड मैनेजमेंट। चाइना में पिछले 2 महीनों में ही 1 to 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। अब आप कहेंगे कि जब G20 की रिलेवेंसी ही नहीं बची है तो फिर इसको होस्ट करने का क्या मतलब। इसको हम 2 एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ होस्टिंग और दूसरा है आउटकम ऑफ होस्टिंग। कॉस्ट ऑफ होस्टिंग को समझने के लिए हम इंडोनेशिया का एग्जांपल ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने G20 को होस्ट करने के लिए 505 बिलियन इंडोनेशियन रुपए खर्च किए थे, जो रफली भारतीय रुपए में 270 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं भारत G20 को होस्ट करने के लिए 920 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि भारत ने एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया है प्रगति मैदान में, जिसे पूरी तरह से रिवैम्प किया गया है। अब अगर हम बात करें होस्टिंग आउटकम की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे इवेंट्स को होस्ट करने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वो आपका अपना होता है, और फ्यूचर में भी आप ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि G20 समिट में कुल मिलाकर छोटे बड़े लगभग 200 इवेंट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, इवन कश्मीर में भी G20 की यूथ मीटिंग इवेंट होगा। इन इवेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आते हैं, जिससे आपकी कंट्री को प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है। आप अपने कल्चर और हेरिटेज को पूरी दुनिया को शोकेस कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है टूरिज्म सेक्टर से। और अगर टूरिस्ट आते हैं तो साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अपने आप होती हैं, विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू कॉमन पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और सिटी। इन सब के अलावा जब बाहर के लोगों का इंटरेक्शन हमसे होता है तो इससे भारत का सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होता है। और सॉफ्ट पावर की क्या इंपॉर्टेंस है
इसे आप साउथ कोरिया के BTS की भारत में पॉपुलैरिटी से जान सकते हैं। भारत का यूथ स्पेशली गर्ल्स कोरियन पॉप और उनके कल्चर को BTS के थ्रू जानते हैं, जिससे उनके मन में कोरिया को जानने के लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, जिससे साउथ कोरिया की गुडविल इंक्रीज होती है, जो भारत या फिर किसी भी कंट्री के लोगों को कोरिया जाने के लिए अट्रैक्ट करता है। अब अगर हम फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कश्मीर में G20 के एक इवेंट को होस्ट करके हम दुनिया के सामने अपना नैरेटिव बेहतर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में नैरेटिव की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो अपना नैरेटिव समय से और बेहतर तरीके से रख पाता है, लोग उसी को सच मानते हैं। इसी को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। तो G20 जैसे ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने के कुछ रिजल्ट्स भले ही आपको लॉन्ग टर्म में मिलें, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि G20 को होस्ट करने से भारत के ग्लोबल स्टेचर में वृद्धि होगी। इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20? सऊदी अरेबिया, इटली, मैक्सिको, क्रोएशिया या फिर टर्की? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।